Hello, I am Sadiq Mansoori, and in this video, I am going to discuss The Wonder That Was India. It was written by Arthur Llewellyn Basham. ए एल बाशाम एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लंदन स्थित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर थे। उनके पिता पत्रकार थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिमला में भारतीय सेना में सेवा की थी। उनके पिता ने ही उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित कराया और धर्म में उनकी गहरी रुचि विकसित हुई। द वंडर दैट वॉज इंडिया हिंदू सभ्यता और युगों से इसकी निरंतरता के बारे में है। हमारी भारतीय सभ्यता विश्व की प्रथम और अग्रणी सभ्यता है। द ऑथर टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हिंदू रिलीजन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द आर्यंस एंड इट्स अदर सेक्ट्स लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यह अध्याय भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को दर्शाता है, जिसमें धर्म, दर्शन, साहित्य एवं समाज शामिल है। फर्स्ट पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। भगवत गीता मनुष्य को कर्म करने और उपनिषदों को विचार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और शालीनता बनी रहेगी। लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों और दुष्यंत और शकुंतला, पुरुरव और उर्वशी की प्रेम कहानियों को पसंद करते हैं। शांत और सौम्य खुशी हर समय भारतीय जीवन में फैली हुई है। सेकंड पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में अनुपयोगी था वो पहले ही नष्ट हो चुका है। हालांकि कुछ संप्रदायों में पशुओं की बलि अब भी जारी है। विधवाओं ने लंबे समय से अपने पति की चिता पर जलना बंद कर दिया है। कानूनन लड़कियों की बचपन में शादी नहीं की जा सकती। पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण निचली जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मंदिर कानून द्वारा सभी के लिए खुले हैं। कास्टिसिज्म, जातिवाद तेजी से गायब हो रहा है। पुरानी परिवार व्यवस्था आज की परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल रही है। वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा बनी हुई है और यह कभी नहीं मिटेगी। थर्ड पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया ने अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त की है। 5वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी सिलोन यानी श्रीलंका में बस गए, जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। कुछ भारतीय व्यापारी मलाया, सुमात्रा में बस गए थे। धीरे धीरे उन्होंने स्थायी बस्तियां स्थापित की और वहां की देशी महिलाओं से शादी की। संस्कृत इस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा थी और वहां महान सभ्यताओं का उदय हुआ, जो बड़े समुद्री साम्राज्यों को संगठित करने में सक्षम थी, जिन्होंने बारबाडोर का बौद्ध स्तूप और कंबोडिया में अंगकोर के शिव मंदिर जैसे अद्भुत स्मारक बनाए। लेकिन सभ्यता के लिए प्राथमिक प्रोत्साहन भारत से आया। फोर्थ पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि भारतीय इतिहासकार अपने देश के अतीत पर गर्व करते हुए अक्सर इस क्षेत्र को ग्रेटर इंडिया कहते हैं और इंडियन कॉलोनीज की बात करते हैं। भारत के उपनिवेश शांतिपूर्ण थे। भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव मध्य एशिया से चीन तक फैला हुआ था, किंतु चीन ने अपनी संस्कृति के हर पहलू में भारत के विचारों को आत्मसात नहीं किया था। लेकिन पूरा सुदूर पूर्व बौद्ध धर्म के लिए भारत का ऋणी है, जिसने चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत की विशिष्ट सभ्यताओं को ढालने में मदद की। फिफ्थ पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि भारत ने विश्व को बड़े पैमाने पर कई व्यवहारिक आशीर्वाद प्रदान किए हैं, विशेष रूप से चावल, कपास, गन्ना, कई प्रजातियां, घरेलू पक्षी, शतरंज का खेल और सबसे महत्वपूर्ण अंक संकेतन की दशमलव प्रणाली। द एक्सटेंट ऑफ द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द एंशिएंट वेस्ट इज मच डिस्प्यूटेड। एसेंस के विधर्मी यहूदी संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म के समान कुछ मामलों में मठवासी प्रथाओं का पालन करते थे, न्यू टेस्टामेंट और पाली शास्त्रों के अंशों के बीच समानताएं खोजी जा सकती है। पाइथागोरस से प्लेटोनिस और उपनिषदों के पश्चिमी दार्शनिकों और रहस्यवादियों की शिक्षाओं के बीच समानताएं अक्सर देखी गई है। हम केवल यह कह सकते हैं कि हेलेनिक दुनिया और भारत के बीच हमेशा कुछ संपर्क था। पहले अकेमेनिड साम्राज्य द्वारा मध्यस्थता की गई, फिर सैलुसिड्स द्वारा और अंत में हिंद महासागर के व्यापारियों द्वारा। ईसाईयत का प्रसार उस समय शुरू हुआ जब यह संपर्क सबसे निकट था। हम जानते हैं कि भारतीय तपस्वियों ने कभी कभी पश्चिम का दौरा किया था और अलेक्जेंड्रिया में भारतीय व्यापारियों का एक उपनिवेश था। नियो प्लेटोनिज्म और प्रारंभिक ईसाई धर्म पर भारतीय प्रभाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि पिछले 80 वर्षों में विभिन्न बौद्ध समाजों की थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी। सोसाइटीज इन यूरोप एंड अमेरिका लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। पश्चिमी लोग जिन्हें संस्कृत का ज्ञान और प्रत्यक्ष भारतीय अनुभव प्राप्त किए होते हैं, ने भी
पश्चिम को एक सुव्यवस्थित योग या वेदांत में बदलने की कोशिश की। हम किसी भी तरह इन शिक्षकों या इनके अनुयायियों का अपमान नहीं करेंगे, जिनमें से कई महान बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता वाले हैं। पश्चिम में भारत के कई मित्रों के माध्यम से महात्मा गांधी का प्रभाव रहा, जो उनकी ज्वलंत ईमानदारी और ऊर्जा से प्रभावित थे और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी अहिंसा की नीति की अंतिम सफलता से प्रभावित थे। इनमें प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य का प्रभाव इससे अधिक रहा है। 7th पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अग्रदूतों ने यूरोप में उत्साही अनुयायी बनाए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोएथे और कई अन्य लेखकों ने अनुवाद में प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ा। गोएथे ने फास्ट की प्रस्तावना के लिए भारतीय नाट्यशास्त्र का एक उपकरण उधार लिया था। अधिकांश महान जर्मन दार्शनिक भारतीय दर्शन के बारे में कुछ न कुछ जानते थे। जर्मन दार्शनिक और मनोविज्ञानी शोपेनहावर, जिनका दृष्टिकोण वस्तुतः बौद्ध धर्म का था, उन्होंने खुले तौर पर भारतीय साहित्य एवं दर्शन को माना। अमेरिका में महसूस किया गया था, जहां एमर्सन, थ्योरो और कई लेखकों ने अनुवाद में बहुत से भारतीय धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था, जिसका प्रभाव कई लेखकों पर पड़ा, खासतौर पर वॉल्ट व्हिटमैन पर। यूरोप में अमेरिका के समकालीन दार्शनिक विद्यालयों में पिछली शताब्दी के अद्वैतवादी और आदर्शवादी दर्शन का बहुत कम महत्व है। उनका प्रभाव काफी है और वे सभी कम से कम प्राचीन भारत के ऋणी हैं। गंगा घाटी के जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषि आज भी दुनिया में माने जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ में बाशाम कहते हैं कि आज यूरोपीय सभ्यता या भारतीय सभ्यता के बारे में बात करना एक काल भ्रम है। सांस्कृतिक विभाजन गायब होने लगे हैं। यदि उदार लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच समझौता हो जाता है और सभ्यता जीवित रहती है, तो भविष्य की दुनिया में एक ही संस्कृति होगी। दुनिया के सांस्कृतिक भंडार में भारत का योगदान पहले से ही बहुत बड़ा रहा है और यह जारी रहेगा और बढ़ेगा, क्योंकि उसकी नई स्वतंत्रता में उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता है। हमें उसकी सफलताओं और असफलताओं में उसकी प्राचीन विरासत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह अब केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की विरासत है। So that's it for this video. Now look at multiple choice questions for exam.